महाशयस्य किञ्चित् बोधनमस्माभिः दृष्टम् आचार्याणामपि बोधनमस्माभिः श्रुतमस्ति। आचार्याः देवीप्रसादत्रिपाठिमहाशयाः उद्बोधनं कृतवन्तः। राष्ट्रीयशिक्षानीतौ वेदः इति शब्दः कुत्रापि नास्ति। वेद ऐसा कोई शब्द जो है शिक्षा नीति में नहीं है। तो लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मेरे से तो पूछते ही है, आधिकारिक दृष्टि से पूछते हैं, वो शिक्षा नीति में तो वेद नहीं लिखा है, तो आप शिक्षा नीति को इधर क्यों फंसा रहे हैं? तो आप अपने को अलग रखिए। इसका उत्तर शास्त्री जी ने यहाँ दिया है। आप सोचिए, शिक्षा की धारा जो सामान्य विद्यालयों में अभी तक हम देखते थे, इतने जो हम आजादी का अमृत महोत्सव तक हम यही देखे हैं, कोई स्कूल के छात्र है, उनके पास में यूडाइस नंबर होगा, वेद पढ़ने वाले के पास में यूनिफॉर्म और डिस्ट्रिक्ट स्कूल कोड नहीं होता, यूडाइस नंबर इनको नहीं है, उनके पास में। इसका मतलब क्या है? वो अलग है, ये अलग है। यही तो शास्त्री जी ने अभी बोले हैं कि हम सोचेंगे हमको मुख्य धारा में लाइए। ये जो बोर्ड हमने मतलब भारत सरकार ने किया है, ये जो वेद पढ़ने वाले छात्र हैं, वेद और संस्कृत, और उन्होंने तो संस्कृत की बात भी रखा, वेद की रखा, वेद और संस्कृत पढ़ने वाले छात्र को भी इसके बाद यूडाइस कोड मिलेंगे। मिलना चाहिए, मिलेगा, वो मिलने वाला है, उस प्रक्रिया में है, मिलने वाला है। क्योंकि जो हमारा बोर्ड के लिए जो स्वीकृति मिली है, उस स्वीकृति में यह लिखा हुआ है, जो सामान्य विद्यालय की शिक्षा, ये जो बोर्ड है, सीबीएसई और राज्य के बोर्ड है, उसके ही समान स्तर का बोर्ड है। ये कोई अलग बोर्ड नहीं है कि अलग कुछ बना रहा है। हमारे समान होंगे। हाँ बिल्कुल, और भी कुछ विषय है आगे है। तो अगला प्रश्न आता है, वो क्योंकि अभी भोजन का समय है, 1 बज गया, तथापि ये विषय बोलना है, इसलिए मैं सोचा कि बीच में कट करके मैंने बाद में उनसे क्षमा तो मांगूंगा ही, क्योंकि थोड़ा 2 मिनट बच गया था, मैंने सोचा। तो उसके बाद वो विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, क्योंकि आप यहाँ के जो छात्र बाद में विश्वविद्यालय में जाएंगे, तो विश्वविद्यालय में ऐसे ही है, 1-2 विश्वविद्यालय छोड़कर वेद विभाग ही नहीं है। आप सोचिए, वो संस्कृत के अंतर्गत या किसी फैकल्टी के अंतर्गत ये वेद को फंसा रखा है। बाद में जब वो इंटरव्यू में आएंगे, आपने कौन से फैकल्टी में अध्ययन किया, वहां तो वेद ही नहीं। ऐसे भी विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालयों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसा कोई वेद नहीं है, एक ही वेद में सबको फंसा है। जैसे सामान्य विश्वविद्यालयों में केवल संस्कृत रखा है, वहां कोई साहित्य, व्याकरण, वेदांत पूछने पर कहेंगे कह रहे एमए सेकेंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं ना। तो व्यवस्था वहां तक बन गई है, धीरे धीरे अपनी पारंपरिक प्रणाली वो क्षरण रूप में आ गई। ऐसा भी हम सुनते थे जब हम लोग छात्र अवस्था में थे। गुरुजी यहाँ सामने बैठे हैं, गुरुजी अन्यथा न सोचे। हम लोग सोचते थे हमारे लिए साहित्य में रसगंगाधर का द्वितीयानंद तक का सारवती धरा मनोज्ञतरा, यह अंतिम पंक्ति है। रसगंगाधर का अंतिम द्वितीयानंद का अंतिम पंक्ति जो उपलब्ध ग्रंथ है, का सारवती धरा, सारवती का धरा, का मनोज्ञतरा, का सारवती धरा मनोज्ञतरा, जिसमें पोखरी होगी वो धरा जो है मनोज्ञतरा। उसमें उत्तर प्रश्न दोनों समान है, प्रश्नोत्तर अलंकार है, उसी में अंत होता है, समाप्त उसी में होता है। हम लोगों ने पूछा गुरुजी से उस जमाने में, गुरुजी ये तो बहुत कठिन है। उन्होंने बोला ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मानक पर यह सिलेबस मैसूर महाराजा ने बनवाया है। मैसूर महाराजा ने बनारस में जाके वहां देखा कि वहां ये सिलेबस है, इसलिए यहां बनाया गया है। तो बाद में हमने पता किया क्या द्वितीयानंद आज के बीएचयू में है क्या? लोगों ने बोला आज के बीएचयू में नहीं है वो सिलेबस, लेकिन हमारे यहां है अभी भी, वहां यही मानक है। वो काशी महाराजा ने उस सिलेबस को रखवाया था, इसलिए मैसूर महाराजा ने भी वही सिलेबस अभी तक रखा। होता यह है, पर्वत से ही पानी नीचे आता है, और नीचे आने के बाद में वो जो है ना वो स्तर बदलते होता है। तो इसी तरह से ये जो संस्कृत और वेद की प्रणाली एक जमाने में एक ही थी, मान्यता भी एक ही था, लेकिन धीरे धीरे आके संस्कृत अलग हो गया, वेद अलग हो गया। संस्कृत को तो अभी भी पूर्व मध्य उत्तर मध्यमा को मान्यता है,
लेकिन वेद की वो मान्यता नहीं है जो पूर्व मध्यमा को हो। इसीलिए शास्त्री जी का कहना था दोनों एक बन के हम सोचे, इसलिए बोर्ड को भी वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड बनाया गया, ताकि हमारी डेमोक्रेसी में हमारी संख्या थोड़ी बड़ी हो जाए। अदरवाइज हम वेद के तो कम हो जाएंगे। अब हम संस्कृत के साथ में मिलते हमारे कम से कम 50,000 छात्र होंगे, नहीं तो हम केवल 8,000, 10,000, 15,000 तक ही रह जाए। इसलिए ये दोनों को मिलके बड़ी संख्या बनाएगी। एक बार अब हम इसको पढ़ेंगे जो सही विषय पर। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक प्रश्न वेद नहीं है, आपसे सब लोग पूछेंगे, क्योंकि हमारी भी एक संगोष्ठी अगले महीने होने वाली है, अभी मार्च महीने में एक गोष्ठी होगी इस पर, क्योंकि सभी को अवगत कराना पड़ेगा। अब तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही सामने है। अब सोचिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वेद कहाँ है, इसका उत्तर आप बाद में मुझे देंगे, मैं ऐसे ही सोचता हूं, आप बिल्कुल देंगे। भारत सरकार के शिक्षा नीति द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भाषा के संरक्षण इसका उल्लेख। तो शिक्षा नीति का पृष्ठ क्रमांक 6 में पढ़िएगा, कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं है, जो गुरु जी ने भी बता दिए। करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई भेद नहीं। अब हमारे वेद के छात्रों को देखिए, आप वेद के वेद वांग्मय पढ़ेंगे, कुछ लोग संध्या के वक्त में अग्नि कार्य करेंगे, ये हमारी गतिविधियां हैं। देखिए कला और विज्ञान के बीच में, उसमें कला भी है विज्ञान भी है। उसी तरह से पाठ्येतर गतिविधि है, क्लास में पढ़ते हैं, जाके यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं। व्यावसायिक एवं शैक्षणिक धाराओं के बीच में कोई स्पष्ट अलग भेद नहीं है। तो आप जो सीखते हैं उसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसके दोनों का भी मार्क होगा। इसलिए प्रत्येक गुरु के घर में जो यज्ञ विधि सिखाना है उसके लिए आप अंक देंगे। जैसे अभी गुरु जी ने बताया, उसको जो सिखाया जाता है उस पर भी अंक देना होगा, उसका असेसमेंट करना होगा। ये सब आपको आने वाला है अभी धीरे धीरे। बच्चे के सर्वांगीण विकास में वो संध्या करते हैं, संध्या में उसका भी अंक मिलेगा, उसका प्रवृत्ति का अंक मिलेगा। उसी तरह से आप देखिए सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक, कला, मानविकी और खेल के बीच में बहुविषयक और समग्र शिक्षा। आप सोचिए, कबड्डी खेलते हैं और गिल्ली डंडा खेलते हैं, चेस खेलते हैं और भी कई खेलते हैं, वो सब हमारी परंपरा रही। जो लोग दातुन से ब्रश बनाना सीखा, उन्होंने ब्रश बना के बेच दिया हमको, हम अपने दातुन को तो भूल गए। वो तो देखिए, आप सोचिएगा, उन्होंने दातुन को देखा 1911 में कलकत्ता में, और उन्होंने दातुन से ब्रश बना दिया, अपने इंडस्ट्री खोल दिया। तो उसको तो हमने अपना दिया, अपना दातुन हमने खो दिया। इसीलिए ये बनाया गया है, अपनी ज्ञान और अखंडता को सुनिश्चित करना और अपने जो कला में विज्ञान को देखना, ये हमारी प्रवृत्ति रही है। उसको दोबारा इन्वेंट हमको करना है। उसी तरह से और नीचे आइएगा, और नीचे आते जाइएगा, ये सब है, ये सब बातें हैं जो हमसे साक्षात वेद से है। और आइए बहुत महत्वपूर्ण विषय कौन सा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4.17 में है, जो वेद से सीधा संबंध है। ये आपको उत्तर देना है। हमारे तो इतने वारियर है, 8,000 वारियर है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वेद है वो यही लोग बताएंगे, मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए, भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य, देखिए साहित्य, शास्त्रीय भाषा और साहित्य, पूरा वेद आ गया। जो वेद की भाषा तो संस्कृत है, और जब संस्कृत है तो उसमें जितने भी है कंटेंट है वो सब संस्कृत में कंटेंट आ गया। शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संस्कृत संविधान की 8वीं सूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है। शास्त्रीय साहित्य कहने से वेद भी तो आ ही गया, तो आपको सीधा सीधा और नहीं चाहिए। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, ये तो ऊपर से जो है ना चॉकलेट का कवर है, इसके अंदर में बहुत फंसा हुआ है। अब जब गणित की बात करते हैं, एकाचमय, तिस्रश्चमय, पंचचमय, नवचमय, एकादशचमय, ऐसे पूरा तो आ ही गया मैथमेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से अगर हम कहते हैं चिकित्सा की बात है, अड़ी गुरु जी है, जो वायु जी का जो जल का भेषज है वो भी पूरा आ ही गया, उसका मूल सिद्धांत आ ही गया। तो इसलिए ये जो पंक्तियां हैं
इतने गंभीर पंक्तियां हैं, इसको भाष्य लिखना पड़ेगा। इसलिए जो वैदिक लोगों को भी मुखरता से ये विषय बोलना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत की जब बात लिखी गई है, इसका अंदर वेद भी है, वेद का ज्ञान। अभी आगे आएंगे और भी बहुत सारे विषय है। इस पर 1 सेकेंड, संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, तो ठीक है, क्या क्या किया जाएगा। संस्कृत ज्ञान प्रणाली का भी उपयोग शामिल है। ये पंक्ति जो संस्कृत नॉलेज सिस्टम, जिसको इंडियन नॉलेज सिस्टम कहा गया है, बेसिकली वो संस्कृत नॉलेज सिस्टम है। उसी तरह से आगे आइए, फाउंडेशन और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की, अरे आराम से, हाँ धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे। मैंने फाउंडेशन और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाना, संस्कृत टू संस्कृत, STS ऐसा, और SSS सरल मानक संस्कृत में लिखा जाएगा। ये बात है क्या? आप सोचिए थोड़ा, अपनी भी बात और कुछ है। जो सूक्तों के भाष्य है और जो भी भाष्य पढ़ते हैं, क्या हमने तो किया ही है संस्कृत के किताब में। जैसे गुरुजी बता रहे थे पृथ्वी सूक्त को हमने रखा है, ईशावास्य उपनिषद को रखा है, सरल संस्कृत में उसको बना के, यही सरल मानक संस्कृत और STS संस्कृत टू संस्कृत की बात यहाँ रखा है। तो जो वेद मंत्र है उसको सरल रूप से बना के रखना, ये भी इसमें निहित है 4.17 में। और आप आइएगा 4.18, लोग कहते हैं हम तो वो भाषा बोलते हैं, हम तो ये भाषा बोलते हैं, मैं तो कन्नड़ बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ। तो देखिए यहाँ भी बताया गया है, कन्नड़ में अगर किसी पुराने पंडित जी ने कोई लिखा है वेद पद जो कन्नड़ भाषा में लिखे, या तमिल में लिखे, तेलुगु में लिखे। भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य। आप देखिए उस भाषा में समृद्ध साहित्य कैसे आया? वेद किसी ने इसी मूल वेद से वहां अनुवाद किया, उस भाषा का साहित्य बना, वो भी तो वेद का है। तो ये पंक्तियां है, जिस पंक्तियां बहुत लोडेड शब्द है, ये इसमें बहुत गंभीर अर्थ है, तो हमको इस खोल के बोलना पड़ेगा। इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त पाली, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, ये सब बातें हैं। लेकिन मूलतः है संस्कृत मतलब उसके अंदर वेद, और वेद का अनुवाद जो भारतीय भाषा में हुए हैं, ये सभी बातें इसमें है। और आगे और भी आगे और आगे, ये तो हमने बोल दिया जो बोलना था। और आगे आइए, हाँ और आगे, हाँ यहाँ 1 सेकंड। अनुभवात्मक और नवीन विधियों जिनमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण में शामिल होने के माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे। थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात कही। आप देखिए अग्नि मंथन की बात हमने कल किया था। ये जो अग्नि का उत्पादन कैसे हुआ, अब गुरुजी बता रहे थे, वो जो सूत्र से हम बनाते हैं, यूनिट को रखते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी है, अनुभवात्मक शिक्षण है। हमने तो बोला नहीं खोल के, हमने तो सिखा दिया, ये रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा दो, ये ज्वेलरी बन जाएगी। लेकिन इसको सिखाना पड़ेगा, नई पीढ़ी को ये अनुभव को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो शिक्षा शास्त्री बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बोलते हैं, गुरु से शिष्य को ये ज्ञान जाता है, वो बोलना पड़ेगा। अनुभवात्मक और नवीन विधियों जिनमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी भी जो है ना, वो गुरु के साथ में शिष्य में पहुंच जाती है। होता यही था, जो टेक्नोलॉजी गुरु में है वो टेक्नोलॉजी शिष्य में जाता था, जैसे और सब जगह सिखाते हैं। तो ये पूरा शिक्षा नीति में है, इसीलिए इसको कहते हैं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हर राज्य का नॉलेज इसमें है। और भी आ रहे हैं आगे धीरे धीरे। और आइए और नीचे आइए, और थोड़ा सा और आइए। देखिए 1 सेकंड, ये रुकिए, देखिए मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद। ये देखिए मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद। ये जो मौखिक की बात बोला, तो वेद तो मौखिक पढ़ाते हैं, और आप लेंगे तो विश्वविद्यालय में तो लिखित वेद पढ़ाते हैं। तो जब मौखिक की बात लिखा गया तो वेद विद्या प्रतिष्ठान आया कि नहीं इसमें? उसी तरह से आप चाहिए शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क। एक गुरु के अंदर 10 छात्र, ये तो टीम वर्क है। सहना हो तो सहनो भुनक, तो ये तो टीम वर्क की बात बोला गया है। हमारे मंत्रों में टीम वर्क है। तो जो असली बातें हैं उस बात को स्पष्ट रूप करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वेद के जो पंक्तियों पर आश्रित है, बोलना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद आइए नागरिकता, कौशल और मूल्य। बीच बीच में है देखिए,
व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल। हाँ, हमने तो जरूर, ये तो खुल के भी बोलेंगे गुरु जी, हमने ये जरूर कहा है पढ़ते हुए बच्चे को थोड़ा कर्मकांड से थोड़ा दूर रखें, ताकि उसको पढ़ने की बात से वो हट न जाए। हमने लिखित में निषेध किया। लेकिन जो छात्र थोड़ा 5-6 साल पढ़ लिया है, अभी हम शुरू करने वाले हैं कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। वो जो है ना, वो एक पंक्ति है, देखिए, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल। हमारा कोई बच्चा अगर इंग्लैंड जाएगा, उसको अंग्रेजी भी तो थोड़ा बहुत तो चाहिए। कम से कम जो सामने वाले जो बैठे हैं भारतीय, उसको तो बताना पड़ेगा कि गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। थोड़ा बहुत हजारों में नहीं, मान लिया 200 में होंगे, 100 में होंगे, नहीं तो 50 में होंगे, नहीं तो 10 तो होंगे, बोलना पड़ेगा। उसको थोड़ा व्यावसायिक एक्सपोजर भी चाहिए। इतने पढ़ने के बाद क्या करेंगे? हमारे पास में 1500 प्रोडक्ट है, 1500 वेद विभूषण तैयार होंगे 12वीं। ये 1500 को हम कहां उपयोग देंगे? पेट भी तो पूजा करनी है। तो यही है, इसको व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल देना है। डिजिटल साक्षरता, ये लोग मोबाइल तो करते ही है, लेकिन हमने मोबाइल बंद कर रखा है क्लासरूम में, तो इनको तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके लिए क्या कैसे हो सकता है? डिजिटल साक्षरता चाहिए। उसी तरह से कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल चिंतन, नैतिकता और नैतिक तर्क, क्योंकि नहीं तो यूजीसी पास नहीं होंगे। वो यूजीसी का एग्जाम जो है ना, उसमें तार्किक शक्ति थोड़ा बहुत तो चाहिए। उसी तरह से नागरिकता का कौशल चाहिए। बाहर में जब अपने परिसर से बाहर निकलेंगे तो कैसे रहना है, कानूनी प्रोविजन क्या है, ये भी तो थोड़ा बहुत तो चाहिए। ये सभी बातें इसमें है। उसी तरह से आप देखिए, ये तो 4.27 जो है ना, ये पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हृदय है, हार्ट। इसमें बताया गया भारत का ज्ञान, भारत के ऊपर ज्ञान, भारत का ज्ञान दो है, नॉलेज ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑन इंडिया। ये बहुत डिफरेंस है। ये जो 4.27 में भारत का ज्ञान के ऊपर में पूरा पॉलिसी है। जब तक आप, अगर कोई महाराष्ट्र को समझना चाहता है, सीधा सीधा प्रैक्टिकली बोलते हैं, महाराष्ट्र को जानना चाहता है, महाराष्ट्र के जो वेद गुरु है, इनके बिना समझे महाराष्ट्र को नहीं समझा जा सकता है। अगर मान लीजिए उज्जैनी को समझना है, महाकाल मंदिर को समझे नहीं समझे हुए उज्जैनी को नहीं समझ सकता है। अगर कोई पुष्कर को समझना चाहेगा, पहले तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का कैसे ये मंदिर है, ये समझना पड़ेगा। यही तो है ये भारत का ज्ञान। इसमें अगर वेद शास्त्र नहीं है तो और क्या है? अगर कोई पुरी समझना चाहेगा, जगन्नाथपुरी को, पहले तो जगन्नाथ धाम में मंदिर कैसा है, वहां भगवान आवासित कैसे है, उनको जो है ना नील में क्यों, वो नील क्यों है, नील की बात क्यों कहते हैं वहां, ये सब बातें तो समझना पड़ेगा। हमारी कल्चर की बात है। वो देखिए, भारत का ज्ञान में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल है। ये पंक्ति तो छोटी है, लेकिन इसके मीनिंग इतने लोडेड मीनिंग है। आप इसको, वो जो क्या बोलते हैं ना, ये जो रुई को खोलने से, रुई जो है उसको खोलते जाएंगे जितने उतना खुलता है। तो उसी तरह से जो जिलेबी है, उसके अंदर में तो वो शर्करा पाक फंसा हुआ रहता है, ऊपर में देखने के लिए तो कलर है, अंदर में तो शर्करा है। सेम थिंग है, ये पंक्ति है। भारत का ज्ञान, आधुनिक भारत, उसकी सफलताओं चुनौतियों के प्रति भारत का ज्ञान और उसका प्राचीन भारत का ज्ञान है। आज का भारत है, इसके तल पर प्राचीन भारत का धरोहर है, ये समझना पड़ेगा। पूरे पार्लियामेंट को अगर समझना है, उसकी जो छठा द्वार पर क्या लिखा हुआ है, जब परोवेद गणना, उसको समझना पड़ेगा। उसको बिना समझे पार्लियामेंट के द्वार पर क्यों लिखा, ये समझ नहीं सकते। वो कोई जाति मत धर्म के बिना अंदर प्रवेश कर सकता है, प्रजाओं से चुनावित होके, ये अर्थ है उसका। तो इसी तरह से आप देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि संबंध में भारत की प्रासंगिक हो, वहां वैज्ञानिक तरीके से और एक सटीक रूप से प्राचीन ज्ञान को शामिल किया जाएगा। हमारे पुराने लोग कुएं खोदते थे, अगर वो नगर में कुआं खोद दे, वो पानी अशुद्ध हो सकता है। इसीलिए उसको, वो जो टॉयलेट का ये है, उसका मार्ग है, सीवर है, उसको ठीक से करना पड़ेगा। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी जरूरत है। बड़ा तालाब शहर में है, तालाब के बगल में अगर वो सीवेज लाइन निकाल देगा, ये तालाब खराब हो जाएगा। कितने शहर में हुआ, यही तो है ये नॉलेज। जो मंदिर का तालाब है, वो मंदिर के तालाब के बगल में से उसको सीवेज लाइन नहीं निकालना है। ये आज के इंजीनियरिंग में भी लिखा हुआ, क्योंकि वो मंदिर का तालाब पवित्र मानते हैं। तो विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली यहाँ है। अब आप देखिए, ये
कई ऐसे कारण है, कुछ शब्दों को वेरी एक्सप्रेसली बोला गया है, गुरु जी तो जानते हैं इस बात को। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको एक्सप्रेसली नहीं बोला गया है। हमको परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, वो इंगित ज्ञान हमको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या बातें लिखी गई है। देखिए, विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी ज्ञान और सीखने की स्वदेशी पारंपरिक तरीकों सहित कवर किया जाएगा। गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान, साहित्य, खेल के साथ साथ शासन, राज्य व्यवस्था, संरक्षण आदि विषयों में शामिल किया जाए। इन सभी विषयों में वेद है। अगर किसी राजा का पट्टाभिषेक होगा वेद मंत्र से होगा, नदियों के नदी से होगा, तो आपको लिखी गई है, व्यवस्था है। और उसी तरह से गणित है, दर्शन है, योग है। अगर हम ये समझे कि इसमें वेद नहीं लिखा गया, शब्द से क्या होता है, वेद नहीं लिखा गया, इसलिए वेद के लिए शिक्षा नीति लागू नहीं है, ये हो नहीं सकती बात। उसी तरह से आप देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम भी एक वैकल्पिक रूप में माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। ये शासन का प्रतिज्ञा है, भारत सरकार का है। इसलिए हमने भी ये जो भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रणाली और उसका अनुप्रयोग के पाठ्यक्रम तैयार करके रखा है। और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर एक हो गया मस्ती और स्वदेशी खेलों के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स और विषयों को सीखने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिता या आयोजित की जा सकेगी। तो जो गिल्ली डंडा है, गिल्ली डंडा से खेलते हैं, वो खेल के लिए भी व्यवस्था है, इसमें लिखा गया है। और आ गया ये और भी बहुत सारे हैं जो इसके बाद में तक्षशिला नालंदा के बारे में बताया गया है। और आइए, ये जो 64 कलाओं के बारे में लिखा है, प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित वर्णित करती है। इन 64 कलाओं में न केवल गायन, चित्रकला जैसे विषय शामिल है, बल्कि जैसे वैज्ञानिक विषय, रसायन, गणित, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम, कपड़े में सिलने का काम, व्यावसायिक काम, औषधि, अभियांत्रिकी, चर्चा, वाद विवाद, ये सभी बातें हैं। ये तो ऊपर से है, लेकिन 64 कलाओं में तो बहुत सारे पारंपरिक विषय आ गए हैं जो सभी आए हैं। तो यही है इस पूरे शिक्षा नीति की दृष्टि है। और आइए और भी है, और आ जाइए, और थोड़ा सा और आइए, समाप्त हो जाएगा। देखिए, और आइए, और हाँ, यहाँ देखिए, भारत में विज्ञान से लेकर कला, साहित्य, स्वर विज्ञान, ये आइए, ये स्वर विज्ञान क्या है, उदात्त अनुदात्त स्वर की बात तो लिखी गई है। इंटोनेशन की बात बोलते हैं, वो तो है, स्वर विज्ञान तो वेद का ही दे रहे हैं सबसे पहले, वो लिखा गया इसमें है। उसी तरह से भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है, 22.1 में लिखा गया है। तो इसलिए आपके सामने ये रखा गया है। आप सब लोग ये पीडीएफ जो मिलता है हिंदी, इसको जैसे आप लोग वेद मंत्र के अर्थ ढूंढते हैं, तो इसी तरह से इन पंक्तियों को भी पढ़िए। मैंने भी ऐसे 2-4 बार पढ़ा, तब मुझे थोड़ा समझ में आया, अच्छा इसलिए थोड़ा इसको और समझने की जरूरत है। और कभी भटके हुए मत बनिएगा, इसमें वेद की बात नहीं है। प्रत्येक पंक्ति में वेद का अर्थ इसमें है, लेकिन हमको ढूंढना पड़ेगा। वो तो तत्व पश्चिम नदर्शवाचम वाली बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खोल के थोड़ा देखिए, आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है। जो हजारों वर्षों में विकसित हुई है, ये देखिए, भारत संस्कृति का समृद्ध भंडार है जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ। इसका क्या अर्थ है? हजारों वर्षों से पहले हमारे जो साहित्य है, वही साहित्य का मूर्धन्य है, वही वेद है, वाङ्मय का मूर्धन्य वेद है। अब देखिए, उसके बाद में यहाँ कला, साहित्य कृतियों, कथाओं, परंपराओं, भाषाई अभिव्यक्तियां, ये भाषाई अभिव्यक्तियां देवनाथन जी कहते थोड़ा रुक गए, मैं थोड़ा उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मीमांसा में एक सूत्र है, यएव वैदिका शब्द है तएव लौकिका। जो वेदों में जो शब्द है उसका अर्थ उसी तरह से स्वीकार होगा। अब भद्रं कर्णे भी, मंत्र में एक पद है कर्ण, कर्ण का अर्थ तो यही है, शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम, भद्र का अर्थ तो मंगल ही है। तो ये जो प्रापंचिक जो शब्द है, इसका उत्पत्ति स्थान तो वेद ही है। प्रपंच में जो किसी शब्द का अर्थ हम बोलते हैं, तो सबसे पहले उसमें वेद में क्या अर्थ है, लगभग वही अर्थ हम प्रपंच में लेते हैं, उससे हटके नहीं ले सकते। ये जो बताया गया है भाषाई अभिव्यक्ति, उसका सबसे मूल तो वेद है। तो आप समझिए, ये ऐसी नीति है जिस नीति में साक्षात वेद साक्षात शब्द नहीं है, लेकिन वेद को इंडिकेट करते हुए जो बातें कहना है सब कुछ इसमें है। इसीलिए ये जो नीति है ये हमको भी फॉलो करना है, और हम मुख्य धारा से चलेंगे, मानकर ये चलेंगे कि सरकारी नीति है, इसको हमको फॉलो करना है। तब
जाके इसका बहुत सारा फायदे भी है और इससे हमारा ही अच्छा ही होगी। भारत में भ्रमण, और एक बात है देखिए, अभिव्यक्ति, कलाकृतियों, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों के स्थानों आदि में परिलक्षित होता है भारत भ्रमण। इसके बाद में थोड़ा और बातें हैं। भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग और ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शन शास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्योहारों में भाग लेना, बड़े बड़े त्योहार है इसमें भाग लेना है। इसमें तो वेद मंत्र का पाठ तो होता ही है। जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि में अगर शिव मंदिर में जाएंगे क्या वेद मंत्र पाठ नहीं होगा? होता ही है। ये सभी के बारे में भाग लेना, वैविध्य जो है ना, वही भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत एवं कला की सराहना करना, भारतीय फिल्मों को देखना आदि जैसे कुछ आयाम जो है ये शामिल है। मतलब भारत की समृद्धि को देखो, संस्कृति को देखना, मतलब ये सभी शामिल है। ये सभी हमारे एक्टिविटीज में होंगे। प्रतिष्ठान के जो एक्टिविटीज में उसको थोड़ा बहुत जो अंक के पात्र जो बनेंगे पढ़ने वाले, उनके जो पर्सनालिटी विकसित होगा इसी के आधार पर भी होगा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, समाप्त हो गया इसके बाद में और भी बहुत सारे हमने बनाए हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि जो है ना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे लिए, हमारे वेद के लिए विशेषता इसमें है। हमको ढूंढना है और उसका अनुसरण करना है। और हम लोग इस तरह से आपके लिए एक चर्चा का माध्यम दिए हैं। इसके बाद आप लोग इस पर सोचिए। हो सकता है हम एक आधा महीने के पहले मार्च से पहले हम ऑनलाइन में मिलेंगे। इसके विषय में प्रत्येक व्यक्ति से हम ये करना चाहेंगे कि उनके बारे में उनका थोड़ा समझ थोड़ा ज्यादा और हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और हम कैसे अपने को इसमें ढाल सकते हैं, ये बात भी हमको सोचना है। नमस्कार।